ठीक है, 12th क्लास सीबीएसई का चैप्टर है। वेटेज मार्क्स में 8 मार्क्स कवर करता है। कितने? 8 मार्क्स। और अगर इसका लेवल देखें कि चैप्टर का लेवल क्या है ऑन पॉइंट ऑफ व्यू टफनेस, कि टफनेस कितनी है चैप्टर की, तो इसको मिलते हैं 2.5 स्टार। चैप्टर बड़ा इजी है, ज़्यादा सोचने की बात है नहीं, दिक्कत है नहीं समझने में, आराम से हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि क्या चीज़ है। यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या? CFS, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि फ्लो बताता है। फ्लो बताता है किसका? कैश का। ऐसा स्टेटमेंट है जो कि फ्लो बताता है कैश का। और फ्लो कौन सा भी हो सकता है, एक इनफ्लो भी हो सकता है और आउटफ्लो भी हो सकता है। अरे बात समझ, कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी। अब बचपन में इन मींस 11th क्लास में कैश अकाउंट भी ऐसा ही अकाउंट था। कैश अकाउंट ऐसे अकाउंट था, ये कैश अकाउंट लिखते थे अपन। जब कैशियर्स करते थे क्या एंट्री करते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इससे कैश आया, ये क्या हो रहा है? इनफ्लो। और जब परचेज करते थे, परचेज अकाउंट डेबिट, तो क्या यहाँ पे क्या हो रहा था? आउट। यही हो रहा था, या तो फिर कैश इनफ्लो हो रहा था या आउटफ्लो हो रहा था। कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी इनफ्लो हो रहा है और आउटफ्लो ही हो रहा है। इट मींस कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है, कैश अकाउंट है। कुछ भी नहीं है, एक तरह का कैश अकाउंट है। अब कुछ ना कुछ तो फर्क दिया होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो फर्क है, तो इसका नाम कैश फ्लो स्टेटमेंट है। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, एक तरीके से जमा ही समझ लो, जमा ही है। कैसे? एक लड़का कब जवाई बनता है? जब शेरवानी वगैरह पहन ले, घोड़े वगैरह में जाएगा और शादी करके आ जाए, वो क्या बन जाता है? जवाई। होता लड़का ही है, ठीक है। उसी तरह ये कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश अकाउंट ही है। क्या? कैश अकाउंट ही है, मगर उसको इस तरह से ड्राफ्ट किया है, उसको इस तरह के कपड़े पहनाए हैं कि वो बन गया क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेस क्या है। इसके आगे अपन बढ़ते हैं तो बिजनेस कुछ एक्टिविटीज करता रहता है, कुछ बिजनेस काम करता रहता है। अब किस किस टाइप के बिजनेस काम करता है? देखो इनफ्लो के काम भी होंगे और आउटफ्लो के भी काम होंगे। तो मेनली 3 टाइप के काम होते हैं। कौन से? 3 टाइप के। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकंड है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और थर्ड है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देखिए कैश फ्लो बनाने के 2 मेथड है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड का इन दोनों चीजों से कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड किससे रिलेटेड है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या तो आप डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो या फिर इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अपने जो कोर्स में 12th क्लास सीबीएसई के कोर्स में आपके सिर्फ मेथड जो रेलेवेंट है वो की है इनडायरेक्ट मेथड। मगर आपके दिमाग में आता होगा कि डायरेक्ट मेथड क्या है, तो उसका भी लॉजिक होगा कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है। देखो
अगर मैं आपको डायरेक्ट बता दूं मैंने इतना एक्सपेंस के वेजेस का इतना पेमेंट किया, मैंने सैलरी इतनी पे की, तो आप क्या लिखते हो? सैलरी पेड ये, वेजेस पेड ये, एक्सेट्रा कुछ चीजें पे करके डायरेक्ट निकाल देते हो। अब मेथड इनडायरेक्ट कब बनता है? जब आपको कान घुमा के पकड़ने को कहता है क्वेश्चन, आपको कुछ लिंक देगा, अलग अलग तरीके के लिंक देगा और फिर आपको कहेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करो। वो मेथड कौन सा है? इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट मेथड डिस्कस नहीं कर रहा है, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में कंप्लीट करना है। 2 दिन की क्लास है, 2 दिन में कैश फ्लो अपने को कंप्लीट करना है, ठीक है? तो फास्ट चलेंगे थोड़ा और उसी के साथ कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश भी करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं फोकस करता हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है? देखिए, बिजनेस जो डेली रूटीन में वर्क करता है, डेली रूटीन मींस उसका जनरल वर्क क्या है? बिजनेस का जनरल वर्क क्या होता है? परचेज करना या सेल्स करना, यही होता है। आपने तो यही सुना है। परचेज सेल से रिलेटेड भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। कोई एक्सपेंसेस करना, कैरेज पेड किया वो पेड करना, वेजेस, सैलरी, बहुत सारे। मतलब बिजनेस का जो डेली रूटीन का वर्क है, ऑपरेशनल वर्क है, वो कंप्लीट करने की उसके जो एक्सपेंसेस हुए हैं उनसे जो इनकम हुई है वो कौन सी एक्टिविटीज में कवर होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ठीक है? सबसे पहले हम कंसंट्रेट करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर एक फॉर्मेट के साथ। देखिए, इसमें 3 फॉर्मेट बनेंगे अलग अलग: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्योंकि तीनों फॉर्मेट एक साथ बना तो बड़ा हो जाता है, इसलिए अपन छोटे में करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग से फॉर्मेट। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट बना के सीखेंगे कि क्या चीज है, ठीक है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, मेथड आपका है आईडी इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है? इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले जिन्होंने पढ़ रखा है क्या आता है? सबसे पहले बेस देते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है? अब एक बात दिमाग में आती है कि इस बिफोर का सेंस क्या है? ये बिफोर कैसे निकाले? अपने को तो प्रॉब्लम, हर पॉइंट पे प्रॉब्लम ही नजर आती है। स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन स्टार्ट किया, अरे यार ये क्वेश्चन किया, बिफोर कहाँ से आ गया? आंसर में तो ये तो उसमें बुक में तो आफ्टर दिया हुआ है, बिफोर कैसे निकाले? चलिए, सबसे पहले समझते हैं ये बिफोर कैसे आएगा। जब क्वेश्चन करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को क्या हो सकता है? बैलेंस शीट दे रखी हो सकती है, या तो बैलेंस शीट दे रखी होगी 2 ईयर की, एक तो प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर, या तो ये दे रखा होगा या बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, या फिर आपको दे रखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और साथ में दे रखी होगी एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये चीजें अपने को अपने क्वेश्चन में मिल जाएगी, ढंग से देखना पड़ेगा। सबसे पहले जाते हैं क्या करेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखना है, और वो कहाँ ढूंढेंगे? या तो बैलेंस शीट में ढूंढेंगे या कहाँ ढूंढेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है? तो अपन यहाँ मैं शो कर देता हूँ इसका एक वर्किंग नोट टाइप, वर्किंग नोट कि भाई निकालिए, कैसे निकालोगे आप? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये तो पीडीएफ में दिया होगा, तो पीडीएफ में दे रखा होगा।
अगर P&L ना देके अपने को दो बैलेंस शीट दे रखी होती है, क्या दो बैलेंस शीट दे रखी होती है, तो डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ओपनिंग P&L एंड क्लोजिंग P&L, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दे रखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होगा, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये दो ही सिचुएशंस बन सकती है, या फिर आपको P&L में दे रखा हो वो करो, या फिर आपको ये डिफरेंस वगैरह दे रखा हो वो करो, जो अमाउंट है वो अमाउंट लिखना है। अब मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर मतलब उल्टा जाना है, उल्टा जाना है मुझे। जनरली मैं हर चीज या तो जो चीज ऐड करता था, जैसे मैंने टैक्स क्या किया होगा, लेस किया होगा, पहले टैक्स मैंने लेस किया होगा, मगर अब क्या करूंगा, ऐड करूंगा, क्योंकि मुझे उल्टा जाना है। चलो समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, समझ ही लेते हैं। प्लस ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, देखो मैंने कोई रिजर्व बनाया, किसी भी तरह का रिजर्व मैंने क्रिएट किया, मेरे पास 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, मेरे पास 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, उसमें से मैंने 20 रुपए एक रिजर्व में डाल दिए, जो कि था जनरल रिजर्व। आ रही है बात समझ में? मेरे पास 100 रुपए का प्रॉफिट था और मैंने 20 रुपए जनरल रिजर्व में डाल दिए, तो मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस शीट में शो करेगा, उसमें कितना अमाउंट बचेगा, 80 रुपीज, यही बचेगा 80 रुपीज। अब मेरे पास ये मुझे दे रखा है 80 रुपीज और मुझे ये अमाउंट निकालना है, ये कौन सा बिफोर का अमाउंट है, मुझे बिफोर का अमाउंट निकालना है। तो मैंने जो जनरल रिजर्व में से लेस किया था, ये मैंने लेस ही किया था इसमें प्रॉफिट में से, तो मेरे पास क्या आ गया था, प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग बैलेंस। मगर अब जब मुझे बैलेंस दे रखा है डिफरेंस, और मुझे क्या निकालना है, ओपनिंग बिफोर बैलेंस का निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व में जो मैंने ट्रांसफर किया है वो मुझे ऐड करना पड़ेगा। चलिए कुछ आइटम और है, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड ऐसा डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड ऐसा डिविडेंड है जो कि कंपनी ने प्रपोज किया कि हम देंगे, अभी दिया नहीं है, सपने दिखाए है कंपनी ने कि हाँ हम देंगे, और वो मालूम नहीं कब देंगे, मगर दे जरूर देंगे। तो उससे कैश का फ्लो हुआ है क्या, चाहे इनफ्लो हो या आउटफ्लो, कुछ हुआ है क्या, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आ रही बात समझ में? तो इसलिए इसको वापस ऐड करेंगे। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड को भी ऐड करेंगे, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड जो होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का नहीं होता, कोई दूसरी एक्टिविटीज का होता है। अभी मुझे मालूम नहीं है कौन सी एक्टिविटीज का होता है, अभी मुझे सिर्फ इतना मालूम है, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को मैं जानने लगा हूँ थोड़ा थोड़ा, पूरा अभी मुझे मालूम नहीं, कोई भी एक्टिविटी होती होगी उसका होता होगा, अभी मुझे मालूम नहीं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरिम डिविडेंड? देखो इंटरिम डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड करती है कि इस साल कंपनी 18% डिविडेंड देगी, 100 रुपए पे 18%, तो 18 रुपए डिविडेंड हुआ, 18 रुपए डिविडेंड, और कंपनी ने क्या किया, 10 रुपए बीच में ही दे दिए, 10 रुपए बीच में ही। साल के बीच में कभी भी जब कोई कंपनी डिविडेंड पे कर देती है, साल के बीच में कंपनी कोई भी डिविडेंड पे कर देती है, चाहे अनाउंस हो चाहे ना हो, तो वो कौन सा डिविडेंड कहलाता है, इंटरिम डिविडेंड। देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे भी आ जाता है, ये व्हाट डू यू मीन बाय इंटरिम डिविडेंड, तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के अंदर जो चीज पहले डेबिट हो चुकी थी उसको अपन क्या करेंगे, क्रेडिट नहीं करेंगे, उसको ऐड करेंगे। ठीक है, अब लेस करने की बारी। क्या चीज लेस करनी है? एक प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी करंट ईयर का प्रोविजन बनाया है टैक्स के लिए, वो भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्योंकि प्रोविजन से कैश आउटफ्लो नहीं होता है, इसलिए वो भी अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए लेस क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को लेस करेंगे। कौन सा आइटम? जो कि क्रेडिट हो रखे थे पहले, अब उसका इफेक्ट हटाने के लिए उसको लेस करेंगे। और एक चीज और, रिफंड ऑफ टैक्स क्रेडिट नेट, उसको भी लेस किया जाएगा। और अपने पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पहला स्टेप करने के लिए, अपने को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो सारी मेहनत है ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कोई मेहनत, किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ से आया मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। किसी को उतारना है तो उतार लेना, नहीं उतारना कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, नहीं उतारना। चलिए फिर इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश आइटम्स। देखिए नॉन कैश आइटम्स ऐसे कौन से आइटम्स हैं जो कि एक्सपेंसेस पीएनएल में तो लिखे जाते हैं मगर उनसे एक्चुअल कैश का आउटफ्लो नहीं होता है। मुझे सिर्फ वही आइटम ध्यान में रखना है जिनसे मेरा कैश का आउटफ्लो होता हो। अब नॉन कैश आइटम ऐसा आइटम होते हैं जिनसे कैश का आउटफ्लो तो नहीं होता मगर पीएनएल में वो एक्सपेंडिचर की तरह दिखाए जाते हैं। उसके अंदर एक आता है डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन का मतलब मालूम है, गुडविल वगैरह को राइट ऑफ करना, वो एमोर्टाइजेशन में कवर होता है। डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन लगभग सेम है, लगभग, टोटल सेम नहीं। ठीक है, नॉन कैश आइटम और कभी पीएनएल देखा हो तो याद हो तो लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी, ये अलग चीज है। नॉन कैश आइटम होता है बैड डेट। बैड डेट का खर्चा अपने को दिखाया जाता है, बैड डेट का खर्चा दिखाया जाता है पीएनएल में, मगर एक्चुअल में बैड डेट से पैसे जाते हैं क्या? नहीं जाता है। तो किसी भी तरह का प्रोविजन से भी कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं होता। ये तीन चीजें आने के बाद नॉन कैश आइटम तो पूरे हो गए, मगर अब ऐसे आइटम काफी बच गए हैं जो पीएनएल में क्रेडिट हो रखे हैं या फिर डेबिट हो रखे हैं मगर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है ही नहीं, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल बोलो हरे से इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पीएनएल में डेबिट होगा मगर क्या वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हिस्सा है क्या? नहीं, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हिस्सा नहीं है। उसके बाद डिविडेंड
अगर पे किया है तो वो भी इसका हिस्सा नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मैं कोई फिक्स्ड एसेट्स बेचता हूं, उस पे मुझे अगर लॉस होता है तो वो भी इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हिस्सा नहीं है। ठीक? और अब लेस करनी पड़ेगी कुछ चीजें। क्या क्या लेस करेंगे? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स बेचने पे मुझे अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा। और कोई आइटम, इंटरेस्ट अगर मैंने रिसीव किया था, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट इंटरेस्ट, रेंट भी अगर मैंने Rent रिसीव income. किया है इनकम, वो मैं लेस करूंगा। तो मेनली गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कौन सी बुक में? मेनली ऐसे आइटम जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं और P&L में डेबिट या क्रेडिट हो रखे उसको मुझे आउट करना है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल नॉट टैक्स। बिफोर एडजस्टिंग डब्ल्यूसी। वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब इसके अंदर ऐड किया जाएगा डिक्रीज इन करंट एसेट्स, नॉट लीगल प्रॉपर्टी। डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। and increase in करंट लायबिलिटीज। कल पार्टी करके इनका दिमाग खराब हो गया। इसकी बात है। तभी तो मैं आया नहीं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और लेस करेंगे क्या, ट्रेड रिस्क, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। डिक्रीज इन करंट, करंट लायबिलिटी। इसके बाद जो मेरे पास बैलेंस बचेगा वो क्या होगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक्टिविटीज। अब एक चीज खुल के सामने आती है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का क्या रिलेशन है। अब कुछ तो रिलेशन होगा, क्या हवा में माइनस कर रहे हो या ऐड कर रहे हो, कोई तो रीजन होगा तब अपन ऐड या लेस करते हैं। चलो समझते हैं क्यों ऐड किया या क्यों लेस किया गया। करंट एसेट्स, इफेक्ट आप लोगों को बताना है इसका इफेक्ट क्या आ रहा है। करंट एसेट्स का मोस्ट पॉपुलर आइटम जो बहुत पॉपुलर है, करंट एसेट्स सबसे पॉपुलर है मेरे हिसाब से तो डेब्टर्स है। डेब्टर्स। डेब्टर्स जो है सबसे पॉपुलर आइटम। अब बताना उसके इंक्रीज होने से क्या हुआ और डिक्रीज होने से क्या हुआ। देखो इनडायरेक्ट चल रहे हैं, अपन assumptions ले रहे हैं, वो कुछ भी सकता है मगर बेस्ट assumption ले रहे हैं। बेस्ट assumption क्या हो सकता है, ठीक है आप बताना। डेब्टर्स का मेरे पास ओपनिंग बैलेंस 100 रुपए था। डेब्टर्स का ओपनिंग बैलेंस मेरे पास क्या था, 100 रुपए, और क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास क्या था, 90। सबसे पहले डिक्रीज ही कर देते हैं, चलो 80 रुपीज। डेब्टर्स का ओपनिंग बैलेंस 100 रुपए और क्लोजिंग बैलेंस 80 रुपए। डिफरेंस क्या आ रहा है, 20 रुपीज। 20 रुपीज डिफरेंस आ रहा है। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव, माइनस हो रहा है ना। इसका मतलब क्या, डेब्टर से अपन पैसे मांग रहे थे, कभी किसी जमाने में डेब्टर से पैसे मांग रहे थे, मगर
एंड होते होते उसने अपने को 20 रुपए कम पे कर दिए, कम दिए नहीं, पे कर दिए। डिक्रीज इन करंट एसेट्स का मतलब क्या है? मैं उससे 100 रुपए मांगता था, एंड होते होते मैं उससे 80 रुपए ही मांगता हूँ। राम नाम का कोई बंदा है, उससे मैं शुरुआत में 100 रुपए मांगता था, क्लोजिंग में खत्म होता तो मैं उससे सिर्फ 80 रुपए ही मांगता हूँ। 20 रुपए इसका दे मतलब क्या है? 20 रुपए उसने क्या किया होगा? given as मुझे दे दिए होंगे। जो ये 20 रुपए दिए हैं, इससे मेरा कैश इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है? Inflow. कैश इनफ्लो हुआ है। इसलिए ये क्या करते हैं? आया रीजन समझ में? Yes, assumption आया. इसी तरह का एक एग्जांपल डेब्टर्स पे लेते हैं। मेरे डेब्टर्स का ओपनिंग बैलेंस 100 रुपए था। मेरे डेब्टर्स का ओपनिंग बैलेंस 100 रुपए था और खत्म होते होते 120 हो गया। 20 रुपए और ज्यादा मांगते हैं. 20 रुपए और ज्यादा मांगने लग गए उससे। Positive. पॉजिटिव, पॉजिटिव ये आया मेरा पॉजिटिव पॉजिटिव। बस मतलब मेरा डेब्टर्स बढ़ गया, मींस मेरी करंट एसेट्स बढ़ गई बढ़ चुकी है। करंट एसेट इंक्रीज इन Current करंट assets। एसेट्स। शुरुआत में मैं 100 मांगता था, अब 120 मांगता हूँ। मांगते रहो, दूंगा जब दूंगा, अभी मेरे को मालूम नहीं है। ठीक है, आप लोग मांगते रहो। क्या मेरे मांगने से मेरे पास कैश आ गया क्या? नो मेरे मांगने से मेरे पास कैश नहीं आया। तो डेब्टर्स बढ़ने से मींस करंट एसेट्स बढ़ने से कैश का इनफ्लो हुआ क्या? कैश का इनफ्लो नहीं हुआ, इसलिए इसे क्या करते हैं? लेस करते हैं। आई बात समझ में? चलिए, ये करंट एसेट्स की बात समझ में आई कि करंट एसेट्स क्या है। तो करंट एसेट्स, सारी करंट एसेट्स जिसके अंदर डेब्टर्स, बिल्स रिसीवेबल, कोई प्री पेमेंट अगर आपने किया है, वो प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब कवर होंगे। चलिए करंट लायबिलिटी को डिस्कस कर ही लेते हैं। करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर मोस्ट पॉपुलर क्रेडिटर। अब देखते हैं इसका इफेक्ट क्या आ रहा है बढ़ने से और घटने से। सबसे पहले मैं कहता हूं क्रेडिटर्स का मेरा ओपनिंग बैलेंस 150 रुपए था। क्रेडिटर्स का बैलेंस क्या था? 150 रुपए, जो कि 180. घट के हो गया 120। Positive 20. 150 ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग क्या हो गया है? 120। इसका मतलब 30 रुपए क्या हो गया है? Positive. पॉजिटिव Negative. कम हो गया ना? कम हुआ ना. क्रेडिटर्स कम हुआ है ना क्रेडिटर्स कम हुआ, मतलब 30 रुपए कम हो गए उसके क्रेडिटर्स के। तो ये इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है? ये डिक्रीज हुआ है। 30 रुपए क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। मैं मुझे पहले 150 रुपए देने थे, साल खत्म होते होते मुझे मालूम चलता है मुझे 120 रुपए ही देने हैं। Yes, इसका मतलब मैंने कितने रुपए दे दिए होंगे? 30 रुपए. 30 रुपए दे दिए होंगे। ये 30 रुपए का मेरा क्या हो गया होगा? आउट। Low. इसलिए मैं इसे क्या करता हूँ? लेस। डिक्रीज इन करंट Liability. आई बात समझ में? Yes, sir. चलिए उसी तरह क्रेडिटर्स का एक और एग्जांपल लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस मेरे पास था 150 और क्लोजिंग हो गया 180। तब इसमें क्या फर्क हुआ? Positive. पॉजिटिव इंक्रीज हुआ 30 का, Inflow. Inflow हुआ क्या? इंक्रीज हुआ 30 का। इसका मतलब क्या? अगर मैं कैश परचेज करता तो मेरे जेब से जाता है, मेरे जेब से जाते हैं। मगर मेरे जेब से इस बार गए नहीं। आए. आ रही है बात समझ में? भाई मेरे जेब से जाने वाले थे, मगर क्योंकि मैंने क्रेडिट में परचेज किया है तो मेरा आउटफ्लो नहीं हुआ, मेरा कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ। इस वजह से क्या हुआ? मेरी करंट लायबिलिटीज थी, करंट लायबिलिटी हो रही है इंक्रीज, और करंट लायबिलिटी को इंक्रीज को मैंने ऐड किया है क्योंकि मेरा कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है, मतलब इनफ्लो बचा है।
इनफ्लो बचा ही है भाई, या तो बाहर जाता वो, मगर वो जाने से बच गया, इस वजह से मैंने इसे क्या किया है, ठीक है। ये बेसिक समझ में आ गई। ये एक फॉर्मेट का अपन ने एक्सप्लेनेशन दिया है, समझने की कोशिश की है फॉर्मेट क्या कहना चाहता है। अब अपन एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं फॉर्मेट के ऊपर, फटाफट हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर ये टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है, Which? इसका टीएस ग्रेवाल का है, डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 8 है। जिसके पास बुक है ठीक, नहीं है तो भी ठीक, देख लेना। मामा ये जूम हो जाएगा ये एकदम। हाँ First line. ओके। Where? ठीक, ओके। First paragraph zoom. I want this। Last paragraph. हाँ, हो गया. ओके। चलिए समझते हैं क्वेश्चन का। देखो क्वेश्चन का पढ़ना सीखना होगा सबसे पहले, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। चलिए इलिस्ट्रेशन नंबर 8 में जिसके पास है ठीक, नहीं तो उसका वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना, रख लेना, ठीक है, ले सकते हो। और जिन गंवारों को नहीं मालूम है बना बोलो। We know that. How? ओके, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, देखना कंफ्यूज मत होना। ओपनिंग बैलेंस इधर दे रखा है और क्लोजिंग बैलेंस इधर दे रखा है, ध्यान देना। ये मेरे पास इस साइड क्या है, ओपनिंग बैलेंस, और इस साइड क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। यू कंफ्यूज ना हो जाए, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग उल्टा दे दिया है। यस एग्जाम में सिली मिस्टेक्स यही होती है अपने से, ओपनिंग को क्लोजिंग मान लेते हैं और क्लोजिंग को ओपनिंग। चलिए बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख था जो कि 3 लाख हो चुका है। आ रही बात समझ में? जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तब 2 लाख रुपए था, खत्म होते होते 3 लाख हो गया। इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट मेरे पास 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था, Positive change. ठीक है। पॉजिटिव चेंज। बिल्स रिसीवेबल 1,40,000 के हुआ करते थे, 1,80,000 के हो गए। बिल्स रिसीवेबल क्या है, करंट एसेट्स है या करंट लायबिलिटी है? करंट एसेट्स। इंक्रीज है या डिक्रीज है? इंक्रीज इंक्रीज इन करंट एसेट्स। इंक्रीज इन करंट एसेट्स। इंक्रीज इन करंट एसेट्स को क्या करते हैं? लेस करेंगे। लेस डेप्रिशिएशन। ये तो डेप्रिशिएशन क्या है? नॉन कैश आइटम है। नॉन कैश आइटम। Add. इसे अपन क्या करते हैं? ऐड करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस। मैंने इंश्योरेंस का जो एक्सपेंडिचर था प्रीपेड किया, मतलब पहले ही पे कर दिया है। तो प्रीपेड एक्सपेंस मेरी एसेट्स है या लायबिलिटीज है? ये मेरी करंट एसेट्स है। अब करंट एसेट्स 14,000 थी और अब हो गई है 12,000 रुपए। इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है? डिक्रीज। अरे भाइयों Increase. Add. डिक्रीज हुई है ना। Add. 14,000 थी और अब 12,000 हो गई है, तो डिक्रीज और डिक्रीज हुई 2। तो मैं सही बोला। Add. ये And स्क्रीनशॉट ले लेना। करंट एसेट्स Don't disturb us. ये हुई है डिक्रीज। चलिए आउटस्टैंडिंग रेंट रह गया। आउटस्टैंडिंग रेंट, मुझे रेंट पे करना था, अभी भी आउटस्टैंडिंग। करंट लायबिलिटीज, लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज है 16,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग था शुरुआत में, अब 40,000 हो गया है। और ज्यादा हो गया नहीं। करंट लायबिलिटी क्या हो रही है? Increase. इंक्रीज हो रही है। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। गुडविल 2 लाख थी और 1,60,000 हो गई है।
40,000 का मैंने क्या किया है, एमोर्टाइजेशन किया है या फिर रिटर्न ऑफ किया है। कौन सा आइटम है, नॉन कैश ऐड ठीक है। इन्वेंट्री स्टॉक, स्टॉक होती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स बढ़ रही है घट रही है, अब बताओगे तब। करंट एसेट्स 1,40,000 थी और 1,80,000 बढ़ रही है, increase हो रही है। इंक्रीज इन करंट एसेट्स। लैक्स। ठीक है, एक फॉर्मेट बनाते हैं फटाफट और पोस्ट करते हैं। सबसे लास्ट प्रॉब्लम तो नहीं होगी थोड़ी? चलिए, सबसे पहले स्टार्टिंग किस पॉइंट से करते हैं? प्रॉफिट Before tax. बिफोर टैक्स Before tax. बिफोर टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स टैक्स। ऐड चलिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है क्या? देखो क्वेश्चन में ढंग से देखो, क्वेश्चन में क्या दे रखा था? यस सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस P&L का ओपनिंग बैलेंस और And क्लोजिंग closing बैलेंस दे balance, रखा था। थोड़ा एक कम कर लो। ये बात करेंगे बंद कर दूंगी। वापस आएंगे मन तो बोल सब आवाज रिकॉर्ड हो गई भाई। हरी सिंह की आदत कहाँ है चुप रहने गलत किया मैंने। मेरे तो खत्म हो गया झूठ बोल रहा है। Nitin has some etiquettes and manners. चलो ठीक है, कोई बात Don't misbehave in tuition. वो तो है नहीं। नहीं है तो क्या करें? How is it? How is it? चलिए, अपने को देखो क्वेश्चन में पहले तो देखना पड़ेगा P&L दे रखा है या बैलेंस शीट दे। तो बैलेंस शीट तो दे नहीं रखी थी, मगर क्या दे रखा था, बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन From surplus. ठीक है। उसके अंदर एक अकाउंट मालूम चलता है तो दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा था। तो अपन ने जब उसका किया था, हमने जब कैश फ्लो का फॉर्मेट दे रहे थे तो अपने को निकालना था कि कैश प्रॉफिट फ्रॉम बिफोर टैक्स का वर्किंग नोट बनाया था। उसमें लिखा था डिफरेंस बिटवीन Surplus. ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग Surplus, बैलेंस that के is. बीच का डिफरेंस। ठीक है, जो कि इसके अंदर अपन डायरेक्टली निकाल लेते हैं। 1 lakh. 3 लाख माइनस 2 लाख ओके 1 लाख। ओके, मैंने कोई रिजर्व में ट्रांसफर किया नहीं है No, no, क्योंकि no, क्वेश्चन में no. कोई रिजर्व दे नहीं रखा, वरना मैं रिजर्व में भी ट्रांसफर करता। ठीक है, अब सीधा क्या करना है, Add less. ऐड लेस करना है। सबसे पहले ऐड क्या करेंगे, नॉन कैश Items. इसमें डेप्रिसिएशन नॉन Cash expenses. आइटम के अंदर है डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एमोर्टाइजेशन। Goodwill amortization. ठीक है, इसके अंदर डेप्रिसिएशन का अमाउंट दे रखा है, क्या था, 3 लाख था, ओपनिंग और क्लोजिंग हो गया है 3,20,000, मतलब 20 का डेप्रिसिएशन कितना है, 20,000 20,000 रुपए। तो डेप्रिसिएशन के 20,000 रुपए प्लस एमोर्टाइजेशन गुडविल की 2 लाख गुडविल थी, 1,60,000 हो गई, 40,000 की 40,000 गुडविल एमोर्टाइज हुई है। 60 और कोई ऐसा एक्सपेंसेस जो कि किसी और एक्टिविटी से रिलेटेड हो, ऐसा कोई एक्सपेंसेस है नहीं। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 1,60,000 रुपए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर एडजस्टिंग वर्किंग Capital. कैपिटल
ठीक है। अब इसमें अपन एडजस्ट करेंगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का इफेक्ट। सबसे पहले अपन ऐड करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और लेस करेंगे इंक्रीज इन Current assets एंड decrease in current liability. डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, देखो क्वेश्चन वापस, क्वेश्चन है ही नहीं, देखो कहाँ से। बुक पढ़ी ना आगे आपको याद होगा ना। We all have books, so we can see. फ्री पढ़ी है बुक। थैंक यू सर। बिल्स रिसीवेबल था 1,40,000 रुपए, जो कि हो गया 1,80,000। करंट एसेट्स इंक्रीज इन करंट एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल अमाउंट था 40,000। 40,000। आउटस्टैंडिंग रेंट करंट लायबिलिटीज 24,000। जो कि 16,000 थी, अब 40,000 हो गई, 24,000 बढ़ गई है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 रुपये कम हो। प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज हो रहा है 2,000 रुपये। कितना है? 2,000 रुपए। इन्वेंट्री स्टॉक करंट एसेट्स वापस से क्या हो रही है? इंक्रीज इन करंट एसेट्स स्टॉक 40,000। यही आइटम दे रखे थे और तो कुछ नहीं है। फिर सिर्फ हो गया। हो गया यही जान। ठीक है, चलिए बताइए नेट कैश तो क्या आया है? 1,06,000। 1,06,000 ये आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है। तो समझ में आया ये यस सर। क्वेश्चन आया? आया भैया। ठीक है, Got it. जतिन को नहीं आया तो बाहर जाओ। उधर माम ने वहाँ पे समझाओगे, आराम से पढ़ेंगे उधर। नहीं आएगा उधर कुछ। लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट से क्योंकि आप जान ऐसे मत बोलो। हाँ, ऐसे मत बोलो सर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। जितिन को Enough for today, sir. Otherwise, it will go सर ऐसा मत somewhere बोलो, else. जितिन को बुरा लग जाएगा। जतिन तो है ही। करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। मत कर सकते हैं यार भाई। मत कर। मत कर। कौन था? उधर जाओ। हैप्पी दिवाली सर। अरे उधर पड़ गया यार, फुटा नहीं सकता। जितने दूर में एयर फोर्स निकल गया। चलो एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 14। इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपन क्या बनाएंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट। पढ़ते हैं पहले इसको। illustration क्या है यार? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थोड़ी जगह देना उधर। चलिए, यहाँ पे दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,28,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,85,600, लेस टैक्स
57,600। नोट्स टू अकाउंट में दे रखा है गेन प्रॉफिट, गेन मींस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। 24,000 इंटरेस्ट दे रखा है 4800 का। 40 अदर एक्सपेंसेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1,31,000। कुछ करंट एसेट्स दे दिए, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंटरीज, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह, इनका इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। हमारी बात समझ में? यस सर। तो अब अपन किससे बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रिपेयर करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। पिछली बार अपन ने किससे किया था? पिछली बार अपन ने किया था बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन से। हाँ। इस बार करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, चलिए इसके अंदर अपने को सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स डायरेक्ट दे रखा है। ये देखिए, यहाँ घूमने की जरूरत नहीं है। 1,85,600 डायरेक्ट। ये इसका मतलब ना बेस तो तैयार है, इसका मतलब ना बेस क्या है? तैयार। पहले से ही तैयार है। तो अपन चालू कर देते हैं। Profit before tax and extra ordinary item. क्या दे रखा था? 1,85,600। क्या ऐसी कोई चीज इसको इसमें एडजस्ट करने की जरूरत है? हाँ नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें ढूंढते सबसे पहले नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम कौन सा है? डेप्रिसिएशन, जो कि है डेप्रिसिएशन, जो कि दे ही नहीं रहा है। Depreciation डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन दे रखा है। है ना? 48,000। ऐसे क्या कर रहा है? चलिए 48,000 नॉन कैश आइटम depreciation and amortization, amortization 48,000 48,000 Loss on sale of machinery. अब ऐसा कोई आइटम जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड ना हो, loss on sale of machinery, जो कि लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1,31,000 only. 200 only नहीं। 1,00,000 का ये किस लिए ऐड हो रहा है? ये नॉन क्योंकि कैश ये non पहले cash P&L में माइनस हो हो चुका चुका था। है, नॉन कैश ठीक है, मगर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का है, ऑपरेटिंग। इसलिए यहाँ से अपन इसको हटा रहे हैं, इसका इफेक्ट खत्म कर रहे हैं। इसका अमाउंट कितना है? 1,31,200. 1,31,200। गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, हाँ इसे क्या करेंगे? लेस करेंगे। लेस में गेन ऑन Profit on sale of furniture, सेल ऑफ फर्नीचर कितना है? 24,000 24,000. 24,000। इंटरेस्ट इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम ये वो किसकी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी Investment activity, we have to less it. यहाँ से Less. 4,800. 48। 3,36,000 और कुछ है नहीं? कोई है? No. कोई नहीं है। चलिए टोटल की 3,36,000 3,36,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। I think English, speak in English. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर एडजस्टिंग Working capital. अंग्रेज छोले के वाला देखिए के छोड़ रहे हैं। एक लाख पता वाला दिए बैठे। चलिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को एडजस्ट करते हैं।
ऐड करेंगे क्या? डिक्रीज इन Current assets. करंट लायबिलिटीज. Current assets and increase in current liability. Current liabilities. First point is लेस like करेंगे increase in current assets and decrease in current liability. करंट एसेट्स डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी. Sir, वो Yes. बोल. Try to speak. वो ऐड में ना डिक्रीज इन करंट एसेट्स है क्या? और फिर इधर लिखा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी. उपवास देख उल्टा देख Don't disturb anything in between. चीटिंग करना बंद कर दे. उल्टा देख Have some presence of mind. हाँ. ये लिखा है मुझे Good example of absence of presence of mind. ओके ओके. बढ़िया बढ़िया. कॉमन सेंस बढ़िया कॉमन. उल्टा लिखा है सर ने Physically present, mentally absent. हाँ. चलो कोई बात नहीं. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. देखो कुछ लोग तोते किस्म के होते हैं जो सिर्फ रटते हैं. उनमें से एक Mr. Hari Singh आपके साथ बैठे Rathore. हैं. आपके प्रिय मित्र. चलिए ट्रेड रिसीवेबल. हाँ ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स है करंट लायबिलिटी. जो मन करंट एसेट्स है. करंट एसेट. करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है डिक्रीज. देखो Increase. बैलेंस है 20,000. 20,000 और हो गई है 2,62,400. क्या हुई है? 20,000 रुपए इंक्रीज. 20,000 रुपए का हुई है. 38,400. कितनी हुई है? नहीं 38,400. इस दिन का बोलना बंद. इस साइड और बोला. ये receiver. 2,40,000 थी अब हो गई है 2,62,400. 38,400. 38,400. 38,400 इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है? Increase. इंक्रीज हुई है. अब ये भी बोला मत. करंट एसेट्स इंक्रीज तो इस साइड लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल. Less. 38,400. 38,400. चलिए इन्वेंटरीज स्टॉक होती है करंट एसेट्स. Yeah. करंट एसेट्स इसमें हो रही है डिक्रीज. डिक्रीज इन करंट एसेट्स इधर Add ऐड करेंगे. 49,600. जो कि है 49,000 600. 20,000 होगी 1,84,000 minus 134,400 किसको कितना रहे? 49,600. 600. I think please keep them outside. ट्रेड पेबल जो कि अपने लिए होती है करंट ऐसे. Liabilities. करंट लायबिलिटीज इसमें हो रही है इंक्रीज 20,000 रुपए से. 20,000. इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज. ट्रेड पेबल 20,000. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी है 2,400. डिक्रीज हो रही है. Decrease in current liability. Less. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,400. 24. 100. नेट क्या है? 3,64,800. 3,64,800. 3,64,800. 64,800. Cash flow from Operating activity before tax. ठीक है. देखो ये है बेसिक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के क्वेश्चन. एडवांस लेवल है जो कि कल होंगे बड़े क्वेश्चन में 7. Yeah. अभी 5 मिनट की ब्रेक के बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज डिस्कस करेंगे. ठीक है. चलो ब्रेक. Like a break.